तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो इतिहास। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पेपर देखने वाले हैं बच्चों। चाहे आप इसको प्रैक्टिस पेपर समझ सकते हैं या सैंपल पेपर समझ सकते हैं। आपको तो पता ही होगा बच्चों कि आपका जो हिस्ट्री का टर्म 2 का, जी हाँ बच्चों, टर्म 2 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ये 10 जून को होने वाला है। 10 जून 2022 को होने वाला है। तो इसी को लेकर के हम लोग एक क्या कर रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज के अंदर आपको हम लोग सैंपल पेपर्स, लॉट्स ऑफ सैंपल पेपर्स कह सकते हैं, बहुत सारे सैंपल पेपर्स देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपका जो 10 जून 2022 को पेपर होने वाला है ना हिस्ट्री का, इतिहास का, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इसी सीरीज में हम लोग आ चुके हैं अपने 7वें सैंपल पेपर के ऊपर, यानी कि ये जो हमारा वीडियो होने वाला है ये 7th पेपर होने वाला है। इससे पहले हमने आपको 6 पेपर ऑलरेडी करवा दिए हैं बच्चों। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, देन इन वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जो आपका 10 तारीख को पेपर होने वाला है उसके अंदर। ठीक है, जो हमने 6 और पेपर्स बना रखे हैं उनकी वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जैसे ही आप खोलेंगे तो वहां पर भी शो कर जाएगा। साथ ही के साथ आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के भी देख सकते हैं उन वीडियोस को। अलग से हिस्ट्री का हमने प्लेलिस्ट ही बना रखा है। और जो चैनल का वीडियो वाला सेक्शन होता है, हर चैनल का अपना एक वीडियो का सेक्शन होता है जिसमें कि आपको चैनल के वीडियोस देखने को मिलेंगी। वहां पर भी जाएंगे आप तो वो आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी, तो उनको जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी में इस विषय को आप इतिहास बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। इसका सब्जेक्ट कोड रहता है हमारा 027 यानी कि 027। हिस्ट्री का जो पेपर होगा ये 2 घंटे का पेपर होगा और आपका ये जो पेपर आएगा ये 40 नंबर का पेपर आएगा, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल शॉर्ट में दिखा देता हूं कि बोर्ड का पेपर कैसा आएगा आपका। यहाँ पर एक यूनिक सीरीज लिखी हुई रहेगी और यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर का सेट मेंशन होगा। जैसे कि जो आपको पेपर मिलेगा वो 4 सेट, यानी 4 सेट्स के अंदर क्वेश्चन पेपर आता है, उनमें से कोई एक सेट आपको मिलेगा। ये चारों सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं और ये ओएनएस वाला जो हमारा सीरीज है इसके अंदर हमने 2 सेट करवा दिए हैं। ये तीसरा सेट का क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैं बना रहा हूं आपके लिए। और जो हर एक पेपर आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर आपको एक यूनिक क्वेश्चन पेपर का कोड देखने को मिलेगा। नीचे चलते हैं बच्चों। नीचे अब हम लोग डायरेक्ट सामान्य निर्देश पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में सामान्य निर्देश समझाऊंगा आपको। हिंदी में इसको सामान्य निर्देश बोलते हैं और इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। तो सामान्य निर्देश में यहाँ पर बताया गया है बच्चों की जो आपका हिस्ट्री का पेपर है ये 4 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ होगा, 4 खंडों में विभाजित होगा। सेक्शन ए देखने को मिलेगा, सेक्शन बी देखने को मिलेगा, सेक्शन सी और सेक्शन डी। 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे हिस्ट्री के पेपर में। सारे ही क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसमें आपको अथवा वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बता रखा है कि जो सेक्शन ए है आपका उसके अंदर 3 नंबर वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको 80 शब्दों में देना है। सेक्शन बी जो रहेगा हमारा उसके अंदर आपसे 6 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको 150 से 200 शब्दों में देना है बच्चों। सेक्शन सी जो रहेगा हमारा, खंड ग जिसको हिंदी में आप कहते हैं, इसके अंदर आपसे 4 नंबर वाले क्वेश्चन, स्रोत आधारित प्रश्न जो होते हैं ना वो पूछे जाएंगे और इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा आपको देना होगा 4 नंबर के लायक। ठीक है, उसके बाद लास्ट सेक्शन है सेक्शन डी। इसके अंदर आपसे मैप वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर का आपका मैप आता है बच्चों। ठीक है, नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें और यहाँ पर लिखी हुई है जिनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे चलते हैं बच्चों। सेम चीज आपका इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में इसको रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने हिंदी मीडियम में आपको समझा दिया और इंग्लिश मीडियम में भी काफी हद तक समझा दिया है बच्चों आपको। ठीक है, हिंदी मीडियम में सामान्य निर्देश करके आता है, इंग्लिश मीडियम में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है बच्चों। ठीक है, तो इतना बेसिक बातें आपका जो 10 तारीख को पेपर होने वाला है हिस्ट्री का, इतना चीज आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब अपने पेपर की ओर हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड क भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बोले तो 3 मार्क्स वाले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस, ये पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, इनका आंसर आपको 80 शब्दों के अंदर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, इस कथन के माध्यम से नेहरू जी क्या संदेश देना चाहते थे। ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर जो 15वां है संविधान का निर्माण, उससे लिया गया है और काफी देखिए घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं है, मतलब हम चीटिंग करने वाले नहीं है। जो संविधान का निर्माण हो रहा है उसमें केवल चीटिंग नहीं हो रही है। ठीक है,
नेहरू जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो ध्यान से समझिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है बच्चों 3 नंबर में, कि देखिए भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनके स्वीकार्य होनी चाहिए। यानी कि जो भी भारत के अंदर शासन प्रणाली चलेगी, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस टाइम पे नेहरू जी ने ये बातें बोली थी, और ये इस चीजों को बोलते हुए, ठीक है, कि हम नकल करने वाले नहीं है। उन्होंने बोला कि भारत में जो शासन की जो व्यवस्था स्थापित होगी, चाहे कैसा भी शासन व्यवस्था होगा, उसमें लोगों के स्वभाव के अनुरूप होना चाहिए, लोग उसको स्वीकार करें ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। और संविधान सभा का गठन अंग्रेजों ने किया हो, इसका ये अर्थ नहीं होता है कि हम नकल करने लगे हैं। बेशक से संविधान सभा जो है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, इसका जो गठन है वो अंग्रेजों ने किया हो, लेकिन हम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नकल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स और है जो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि आजादी के लिए लड़ने वालों के मूल्य संविधान निर्माताओं के सामने रखने चाहिए, गांधी जी के आदर्शों को महत्व देना चाहिए, ठीक है। संविधान नकल नहीं बल्कि ये उस काल में हो रही घटनाओं से प्रेरित तथा परिवर्तित होता था, ठीक है। और संविधान निर्माता दूसरे देशों से अच्छी बातें ग्रहण कर रहे थे। जो दूसरे देशों के संविधान है, आपको पता होगा हमारा जो संविधान है उसके अंदर काफी सारी चीजें जो दूसरे देशों के संविधान से ली गई है। तो जो संविधान का निर्माण करने वाले थे, संविधान निर्माता थे, वो ऐसी चीजों को दूसरे देश के संविधान से लेते थे जो हमें सही लगता था, ठीक है, लेकिन भारतीय जरूरतों के हिसाब से। लेकिन भारत की जो नीड है ना, हमारे यहाँ का जैसा कल्चर है या जिस हिसाब से नीड है, उसी हिसाब से हम लोग दूसरे देश के संविधानों से कुछ कुछ चीज ले रहे थे बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बच्चों। आगे चलते हैं, यही सेम क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट मैसेज डिड जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वांट टू कन्वे थ्रू द स्टेटमेंट वी आर नॉट जस्ट, जो हम मतलब इस तरह से कॉपी नहीं कर रहे हैं, इमिटेटर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है आपका, और जो आपको आंसर लिखना है इंग्लिश मीडियम में वो कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ये जो वीडियो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है, प्लस में जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। हिंदी में मैं आपको समझा दूंगा और इंग्लिश में जो उसका ट्रांसलेशन है वो दिखा दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा और किस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस तरह से आपको अपने आंसर लिखना है इंग्लिश मीडियम में, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थोड़ी सी चीजें और रह गई, यहाँ पर आप देख लीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि अफवाहों और भविष्यवाणियों ने लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने में एक भूमिका निभाई थी। 1857 के संदर्भ में इस कथन का आपको व्याख्या करना है। यानी कि उस टाइम पे जो अफवाहें फैल रही थी और जो उस टाइम पे भविष्यवाणियां हुई थी, तो उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आप कह सकते हैं। जो 1857 का विद्रोह है ना, इस संदर्भ में आपको बताना है। तो देखिए क्या अफवाह फैल रही थी उस टाइम पे। एक अफवाह थी कि जो नए कारतूस आए थे, ठीक है, एक टाइप का असॉल्ट राइफल टाइप का होता था जिसके अंदर गोली रख के आपको चलाना होता था। तो उसके अंदर जो गोली हुआ करता था ना, उसके अंदर पहले मतलब दांत से छील करके तब उसके अंदर भर के और तब चलाना होता था, बारूद भर करके, ठीक है। तो उसके अंदर जो दांत से छीलते थे वो होते थे ना कारतूस, उसको कारतूस बोला जाता था। उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी जो उनकी जाति और धर्म को दूषित कर देता है, ठीक है। गाय हिंदुओं में हराम है और सुअर जो मुसलमानों में हराम है, ठीक है। तो एक ये अफवाह फैल गई कि जो नए कारतूस आए हैं, जिसके जो गोलियां हैं जो छील करके उसमें बारूद रखना होता था बंदूक के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी का कह सकते हैं लेप लगा हुआ है या उसमें लगी हुई है ये सब चीजें, जिसको अगर कोई भी हिंदू करता है तो उसका भी धर्म भ्रष्ट है, और कोई मुस्लिम अगर वो चीज करता है तो उसका भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से एक ये अफवाह थी। दूसरा आप लिख सकते हैं कि आटे में गाय और सुअर की हड्डी की धूल मिलाकर भारतीयों के धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेज लोग। ऐसी अफवाह भी फैली थी कि अंग्रेज लोग चाहते थे कि जो भारतीयों का धर्म है वो भ्रष्ट हो जाए। और जो आटा मिल रहा था उस टाइम पे बाजार में, उसमें क्या था कि गाय और सुअर जो है उनकी जो हड्डियां हैं उसका चूरा मिला हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए अगर वो लोग आटा खाएंगे भारतीय लोग तो उनका क्या हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए कि इस बात का भय और संदेह था कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते थे। एक ये भी अफवाह फैल रही थी कि भाई अंग्रेज लोग जो है ना वो भारतीय लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर 3 नंबर में लिखना था बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा आपका तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर रीड कर सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अथवा में आपको चॉइस में एक क्वेश्चन दे दिया है
कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसके अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा है कि 5वीं रिपोर्ट का समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। 1813 में जो ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत की गई थी, ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी, ये 5वीं रिपोर्ट क्या थी। तो देखिए 5वीं रिपोर्ट कुछ खास नहीं है, देखिए लिखना चाहे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको जो लिखना है वो चीज समझिए। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और गतिविधियों पर रिपोर्ट की 5वीं श्रृंखला थी। यानी कि देखिए कोई भी काम जो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी उसका एक रिपोर्ट सबमिट किया जाता था। तो उसी संदर्भ में ये 5th रिपोर्ट था, हमारा 5वां रिपोर्ट था, जिसके अंदर भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे राज कर रही थी, कैसे शासन व्यवस्था चला रही है, क्या चीजें हैंडल कर रही है, नहीं कर रही है, सारी चीजें मेंशन थी इसके अंदर। ये जो रिपोर्ट थी 1002 पृष्ठों में थी और आपका 1002 पृष्ठों में चल करके 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्ट थे, जो जमींदारों और दंगों की याचिका, कलेक्टर और जिलों की रिपोर्ट को पुनः प्रस्तुत करते थे। कुछ और बातें बता रखी है 5वीं रिपोर्ट के बारे में। इसमें कंपनी की कुशासन और प्रशासन की जानकारी थी कि कंपनी कैसे अपना शासन व्यवस्था चला रही है, किस तरह से चीजें कर रही है, अच्छी चीजें कर रही है, बुरी चीजें कर रही है, सारी चीज इसके अंदर मेंशन थी बच्चों। ठीक है, और आगे चले तो यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आंसर इस तरह से आपको लिखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर देख लीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू होने के बाद जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे और राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गई। इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करनी है आपको। यानी कि जब से इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू हुआ तब से जो जमींदार लोग थे ना वो टैक्स नहीं जमा कर पाते थे, बराबर कोताही बरतते थे। बराबर मतलब कि इसका बराबर कोताही बरतने का मतलब है कि बार बार ये डिफॉल्ट कर जाते थे टैक्स को पे करने में, और जिससे क्या हुआ कि जो राजस्व की राशि थी यानी कि टैक्स जो था वो बढ़ता चला गया। जाहिर सी बात है, ठीक है, तो इस चीज को आपको बताना है। तो देखिए क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि राजस्व की बहुत ऊंची मांग थी। यानी कि वो लोग, अंग्रेज लोग जो थे या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, हाई डिमांड कर रही थी टैक्स की। उपज की कीमतें कम थी और जिससे कर चुकाना मुश्किल हो जाता था। यानी कि खेतों के अंदर जो भी उगाया जाता था उसकी कीमत ही कम थी भाई, तो उससे क्या होता था, टैक्स भी कम मिलता था इनको, और ये लोग टैक्स को नहीं चुका पाते थे। असमान राजस्व देखने को मिलता था, यानी कि जो टैक्स था ना वो पूरे भारत में एक समान नहीं लगाया गया था। अलग अलग जगह पे, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश या फिर जहां पर भी टैक्स लगता था अलग अलग लगता था। सूर्यास्त विधि भी था। इन लोगों को बोल दिया जाता था कि भाई ये टाइम है आपके पास, मान लीजिए एक डेट दे दिया कि इस टाइम तक आपको अपना टैक्स दे देना है। अब इन लोगों के पास भाई पैसा ही नहीं है तो टैक्स देंगे कहां से, ये एक कारण था। अगला जमींदारों की सीमित शक्तियां थी, उस टाइम पे ज्यादा शक्तियां भी नहीं थी, शक्तियां भी छीन ली थी इन्होंने। ठीक है, जिस कारण से ये लोग टैक्स चुकाने में बराबर कोताही बरतते थे और जो टैक्स की राशि है वो बढ़ती चली गई। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका और इस तरह से आपको आंसर लिखना है। करीबन 5 पॉइंट में मैंने आपको आंसर दिखाया है, बताया भी है। इसमें से आपको कोई सा भी 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर देना है, आपको इजीली 3 नंबर मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं बच्चों। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके अपने आंसर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 मुगल साम्राज्य के अंतर्गत 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में भारतीय समाज के सभी तबकों में एकता और सह अस्तित्व का आह्वान किया जाता था। एकता और उनके द्वारा अपनाए गए किन्हीं 3 तरीकों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो भी चीज 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उसके अंदर जो भी घोषणाएं की जाती थी तो सभी को मिल करके इस विद्रोह में शामिल होने को कहा जाता था। तो ऐसे क्या तरीके अपनाए गए थे कि सभी को जोड़ लिया था, ठीक है, उस टाइम की घोषणाओं में। तो ध्यान से सुनिए, इसका उत्तर इस तरह से होगा आपका कि घोषणाओं द्वारा सभी लोगों से बिना जाति और धर्म के भेदभाव की आह्वान किया जाता था कि वो इस विद्रोह में शामिल हो। जो मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की ओर से की गई घोषणाएं हुआ करती थी उसमें हिंदुओं का खास ख्याल रखा जाता था, बिल्कुल विशेष ख्याल रखा जाता था हिंदुओं की भावनाओं का, कि मुस्लिम लोग हैं हम लोग भाई और हम लोग मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए हम कोई घोषणा कर रहे हैं, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में बता रहा हूँ, तो मुस्लिम भाई लोग, हिंदू भाई लोग जो है उनकी भावनाओं का ठेस ना पहुंचे, ऐसी घोषणाएं करनी है। ठीक है, इस विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समान लाभ और हानि होगा। ठीक है, यानी कि ये जो 1857 का विद्रोह हो रहा था इसको ऐसे
प्रेस किया गया, ऐसे प्रेजेंट किया गया कि अगर फायदा होगा तो हिंदुओं को और मुसलमान दोनों को फायदा होगा, अगर हानि होगा यानी कि लॉस होगा तो दोनों को ही नुकसान होगा या लॉस होगा, आप कह सकते हैं हानि होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको 3 नंबर में लिखना था, काफी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछ सकता है बच्चों। ठीक है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो इस तरह से पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन, और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखते हुए चलना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आपको आंसर इस तरह से लिखना है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको हिंदी में खंड ख भी बोलते हैं, इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बोले तो जो 6 मार्क्स वाला जो क्वेश्चंस होता है ना आपका, वो पूछा जाएगा। 150 से 200 शब्दों में आंसर आपको लिखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस का। तो 6 नंबर में पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पर हमसे, कि मुगलों के अधिकारी वाहिनी को सम्राट के प्रति वफादारी से एक साथ रखे फूलों के गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया था। इस कथन के साथ में आपको पुष्टि करना है बयानों का, यानी कि देखिए वही वाला क्वेश्चन है, आपका घुमा करके पूछ लिया कि जो मुगलों का अधिकारी वर्ग होता था उसको फूलों के गुलदस्ते के रूप में पेश किया जाता था, क्यों? ठीक है, एक तरह से तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुगल कुलीनता में ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्कन आदि शामिल थे। यानी कि मुगलों का जो अधिकारी वर्ग हुआ करता था, मुगलों के ऑफिशियल्स जो हुआ करते थे, उसके अंदर मुगल, कुलीन, ईरानी, तुरानी, अफगानी सभी शामिल हुआ करते थे। ठीक है, और मुगल कुलीन ये मुगल राज्य के मुख्य स्तंभ थे। मुगल कुलीन वगैरह ये हो गया ना, ये एक मेन लोग हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक है, विभिन्न समूहों के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित करने के लिए मुगल कुलीन वर्ग को धार्मिक और जातीय समूहों में से चुना जाता था। मतलब अलग अलग धार्मिक और जातीय समूह में से, मतलब कोई एक तबका इतना ज्यादा अमीर या फिर ताकतवर ना हो जाए, इसीलिए हर एक जाति, हर एक धर्म में से लोगों को मुगल लोग अपने अंदर लेते थे काम करने के लिए ऑफिशियल्स के रूप में। आगे चले तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आधिकारिक इतिहास में उन्हें गुलदस्ते या फूलों के गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया था। ठीक है, यह उनकी एकता को दर्शाता था जो मुगल बादशाह के प्रति वफादारी से जुड़ा हुआ था। इस तरह से कुछ कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आपका 6 नंबर में कई बारी पूछ लिया गया है आपसे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है और 6 नंबर में आपसे पूछ सकता है बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी जरूर कर ले। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसी क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। इंग्लिश में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आएगा, और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। वीडियो को पॉज करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना वीडियो आंसर ये वाला देख लीजिए इस क्वेश्चन का, कि इंग्लिश मीडियम में आएगा तो किस तरह से आंसर आपको लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को लामबंद किया था। ठीक है, और इसको आपको उदाहरण के साथ इस चीज को स्पष्ट करना है। तो देखिए नमक सत्याग्रह जो उन्होंने किया, तो उसके बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने व्यापक असंतोष फैलाया और ये बोला कि भाई आप लोग गलत कर रहे हो। ठीक है, तो इसी चीज को आपको सिद्ध करना है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं कैसे लिखना है, कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए एक मोर्चा की घोषणा की। जैसे कि आपको पता ही होगा, दांडी मार्च शुरू किया था उन्होंने, तो एक मोर्चा की घोषणा की। उन्होंने बोला कि भाई ये जो नमक का कानून उन्होंने बना रखे हो ना अंग्रेज लोग, हम नहीं मानते, चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, बोले कि हम लोग इसको तोड़ेंगे क्योंकि भाई नमक सबका अधिकार है नमक पर। आगे चलिए, आगे देखिए क्या बताया गया है कि नमक कानूनों ने राज्य को नमक के लिए नमक के निर्माण और बिक्री में एकाधिकार दिया। ठीक है, उसके बाद आगे कुछ और पॉइंट्स है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। नमक पर राज्य का एकाधिकार गहरा अलोकप्रिय था, यानी कि जो नमक होता था ना उसके ऊपर ये ब्रिटिश लोग अपना पूरा का पूरा कंट्रोल रखते थे। ठीक है, इसके ऊपर गांधी जी ने आपत्ति जताई और उन्होंने इस चीज को फाइनली तोड़ दिया दांडी मार्च करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं दांडी मार्च शुरू हुआ और एक बार जब दांडी पहुंचे तो उन्होंने नमक कानून तोड़ा। ठीक है, देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की चीजें देखने को मिली। जब उन्होंने ये कर दिया तो किसानों ने औपनिवेशिक वन कानून जो होते थे, नियम वगैरह होते थे, उनका उल्लंघन किया और वनों तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे। फैक्ट्री मालिक हड़ताल पर चले गए। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों आपसे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और कुछ और पॉइंट है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया, छात्रों ने भी बहुत हद तक योगदान दिया और भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से काफी पॉइंट्स है, लगभग 10 पॉइंट में से 6 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देना है बच्चों। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो यहाँ पर इस तरह से पूछेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके अपने आंसर देख लीजिए बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं इसी के अथवा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं चॉइस में एक क्वेश्चन दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों। तो इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए इसको भी, कि भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसने सैकड़ों हजारों आम भारतीयों को अपने दायरे में लाया। इसको आपको उदाहरण के साथ इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, ये वास्तव में एक जन आंदोलन था क्योंकि इसके अंदर समाज के हर वर्ग के लोग सभी मिलकर के सामने आए। और देखिए क्या क्या चीजें इसके अंदर देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने हड़ताल और विरोध का आयोजन किया, जो भी लोग थे एक्टिविस्ट थे। छात्रों ने जेल जाने के लिए अपने कॉलेज छोड़ दिए, उन्होंने बोला कि भाई जेल जाएंगे हम, कॉलेज वॉलेज नहीं जाएंगे यार, भारत छोड़ो अंग्रेज भारत छोड़ो, ठीक है। अगला है समाजवादी ने कारण के लिए विरोध किया। देश भर में महिलाओं ने भाग लिया, ठीक है। देश के अनेक अनेक भागों से कह सकते हैं महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया इसके अंदर। हजारों भारतीयों ने क्या किया, जन आंदोलन में शामिल हुए। ये जो जन आंदोलन चल रहा था एक टाइप का, इसके अंदर शामिल हुए। और हड़ताल देखने को मिला, बहिष्कार देखने को मिला, धरना प्रदर्शन देखने को मिला। ब्रिटिश के जितने भी गवर्नमेंट के जो भी प्रॉपर्टीज थे उनको नुकसान पहुंचाया गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। 6 पॉइंट में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, सेम आपको 6 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है, इजीली आपको 6 नंबर मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो आंसर आपको देना है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से देना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, कि मुगल शासकों को शक्ति सीधे ईश्वर से मिलती थी। देवीय प्रकाश के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। यानी कि जो मुगल शासक हुआ करते थे उनको जो शक्ति मिलती थी वो सीधा किससे मिलता था, वो मिलता था सीधा इनको जो भगवान हुआ करता था या ईश्वर हुआ करता था उनसे मिलता था, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए किस तरह से आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं कि मुगलों के राजत्व सिद्धांतों को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा था। यानी कि जो इनका राजपाट चलाने का जो सिद्धांत था इसको अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा था, बिल्कुल टॉप में रखा था। रानी अलानकुआ की कहानी से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि गर्भ में पल रही संतानों पर देवीय प्रकाश का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। यानी कि जो मुगल लोग हुआ करते थे वो लोग जब गर्भ में ही होते थे ना, पेट में हुआ करते थे माँ के पेट में, तब से ही उनके ऊपर मुगल कह रहा हूँ देवीय प्रकाश है ये हुआ करती थी, ठीक है। और जो देवीय प्रकाश है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुआ करती थी, हस्तांतरित हुआ करती थी, ठीक है। मुगल जो शासक हुआ करते थे वो खुद को ना ईश्वर का एक तरह से मसीहा बताते थे कि उनके ऊपर देवीय प्रकाश है, वो जो बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं, भगवान उनसे बुलवा रहा है, ठीक है। और भी कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बताया गया है कि देवीय राजत्व के अंतर्गत मुगल बादशाह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि करते थे। यानी कि जो धरती पे है ना मुगल बादशाह ये इंसान नहीं है, ये भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें दर्शाने का प्रयास करते थे मुगल लोग। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आंसर आपको लिखना है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके अपने आंसर पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी के अथवा में ध्यान से देखिए यहाँ पर बच्चों, इसी के अथवा में आपको एक क्वेश्चन दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए इसके अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा है कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के महत्व को स्पष्ट करना है और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गांधी जी द्वारा दिए गए निर्देश जो थे ना उनका उल्लेख करना है। तो दो क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन पूछा है आपसे कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में आपका कांग्रेस का, तो उसके बारे में बताना है। और स्वतंत्रता दिवस जो हुआ था 1930 में 26 जनवरी 1930 को, उसके बारे में गांधी जी ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान देश के अंदर आपको देखने को मिलेगा लाहौर, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो थे ना इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि युवा पीढ़ी जो थी ना उसके इंस्पिरेशन माने जाते थे, नेतृत्व के रूप में माने जाते थे।
अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूरा फ्रीडम चाहिए हमें, कंप्लीट इंडिपेंडेंस टाइप, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना चाहिए, ये गांधी जी का कहना था, उनके इंस्ट्रक्शंस थे। और गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस को सभी गांव में बताना चाहिए, सभी शहरों में बोलना चाहिए कि सभी एक साथ मिल करके इसको मनाए, ठीक है ना। और जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना चाहिए, इस समारोह की शुरुआत पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहरा करके किया जाना चाहिए, फिर जो राष्ट्रभक्त कह सकते हैं देशभक्ति के गीत गाए जाने चाहिए। और इस दिन में रचनात्मक कार्य करने चाहिए, जैसे कि सूत की कटाई होनी चाहिए, अछूतों की सेवा करनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम पुनर्मिलन यानी कि एकता पर जोर दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछेगा, और जो आपको आंसर लिखना है वो इस तरह से लिखते हुए चलना है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है सेक्शन सी के अंदर से, जिसको हिंदी में आप खंड ग भी बोलते हैं। स्रोत आधारित प्रश्न बोले तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा स्रोत आधारित है 4 नंबर के लिए। यहाँ पर जो है स्रोत जो है खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। संविधान सभा में जो बहस हुई थी ना, उसके ऊपर ये स्रोत है, ये आपका जो चैप्टर नंबर 15वां है उससे ये स्रोत लिया गया है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, इस स्रोत से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 8.1 में देखिए क्या पूछा गया है कि गोविंद वल्लभ पंत ने के अनुसार लोकतंत्र में एक निष्ठावादी नागरिक के कोई 2 अभिलक्षण लिखने हैं आपको। कोई 2 पूछा है, बेसिकली यहाँ पर 1 पूछेगा क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, समुदाय और खुद को बीच में रखकर सोचने की आदत ने इसके अंदर हो, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये जो आंसर आपको बता रहा हूँ स्रोत आधारित बता रहा हूँ, आप स्रोत को पहले ही वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे चलता हूं ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो बच्चों। 8.2 में पूछा गया है कि संविधान लिखते समय पृथक निर्वाचिका की मांग क्यों की गई थी। तो इसलिए की गई थी क्योंकि समुदायों के बीच में मतभेद कम हो और समानता लाया जा सके, ठीक है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था। 8.3 जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी। इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि गोविंद वल्लभ पंत पृथक निर्वाचिका की मांग के विरुद्ध क्यों थे। 2 कारण लिखने आपको। तो क्यों थे, क्योंकि इससे निष्ठा खंडित हो जाएगी, जबकि सारी निष्ठाएं केवल जो हमारा राज्य पर केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। और लोकतंत्र में परिस्पर्धी निष्ठा होने से लोकतंत्र का डूबना निश्चित है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए स्रोत को। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मैं चलना चाहूंगा, ठीक है। तो 8.1 में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया और जो आंसर लिखना है इस तरह से लिखना है। यहाँ पर आप देखते चलिए, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन है, फिर तीसरा क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर इस तरह से लिखना है इंग्लिश मीडियम में आपको। आगे चलते हैं 8.3, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया और इस तरह से आंसर आपको देना है बच्चों। आगे अब हम लोग चले तो हम लोग आ गए हैं अपने 9वें प्रश्न पे। ये भी हमारा स्रोत आधारित है, ये स्रोत आपका चैप्टर नंबर 15वें से ही लिया गया है, संविधान का निर्माण वाला जो चैप्टर है उससे। 9.1 में पूछा गया है कि हिंदुस्तानी भाषा किन 2 भाषाओं का मिश्रण है, तो हिंदी और उर्दू, ठीक है। आगे चलते हैं 9.2 में पूछा गया है कि गांधी जी कौन सी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, हिंदुस्तानी भाषा को बनाना चाहते थे वो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भाषा की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। तो राष्ट्रीय भाषा समृद्ध और शक्तिशाली होनी चाहिए। उसके बाद है यह मानवीय विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्ति दे सके, ऐसी होनी चाहिए राष्ट्रीय भाषा। आगे चलते हैं, अब हम लोग यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स जो है हमारा ये चैप्टर नंबर जो 15वां है एनसीईआरटी का, उससे लिया गया, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण वाले चैप्टर से, ठीक है। 9.1 में इस तरह से पूछा है कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज इज अ मिक्सचर ऑफ विच 2 लैंग्वेजेस, तो हिंदी और उर्दू लैंग्वेज का मिक्सचर है ये। आगे चलते हैं 9.2 में यहाँ पर पूछा गया है कि विच लैंग्वेज डिड गांधी जी वांट टू मेक द नेशनल लैंग्वेज, तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज को बनाना चाहते थे। अगला है 9.3 में कि राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड घ भी बोलते हैं। मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 2 नंबर का आपका ये सेक्शन बी आएगा, ध्यान रखिएगा। मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये 2 नंबर का पूछा जाएगा इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन उसके पहले में देखिए क्या पूछा है
कि राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र तो चंपारण है, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट चंपारण। तो चंपारण को आपको लोकेट करना है। चंपारण आप देखेंगे तो ये इंडिया का मैप है आपके सामने, इसमें कई सारे लोकेशंस को लोकेट किया गया है, इसमें आपको चंपारण यहाँ देखने को मिलेगा। तो पहला जो हमारा है क्वेश्चन, उसका जो आंसर हो जाएगा ये पहला हो जाएगा, यहाँ पे आपको चंपारण को लोकेट कर देना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसी के अथवा में पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली इसके अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए इसके अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र खेड़ा, खेड़ा को आपको लोकेट करना है। इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट खेड़ा, खेड़ा कहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो आप अगर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको खेड़ा इधर देखने को मिलेगा, ये आप देख रहे होंगे। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना बिंदु में, ये आपका खेड़ा है, ठीक है। तो दूसरे का आंसर यहाँ पर आप इस तरह से लोकेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर अब ये बंबई के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ये वाला मैंने आपको कई बार करवा रखा है, तो ये आप देख सकते हैं, देखना चाहें तो इंग्लिश में इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो हमारा पेपर था, पेपर नंबर आपका 7 हिस्ट्री का सैंपल पेपर नंबर 7 ये समाप्त हो गया। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह से आपको एक बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको आपको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है, जिससे हमारे चैनल पे जितने भी आपका टर्म 2 के लिए जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फोन पर आ जाया करेगा, तो आपकी टर्म 2 की तैयारी और भी अच्छी तरीके से हो जाएगी बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।